Hello, dear students. I'm Rita Sehgal from BR Global School, Sirsa, and welcome to the e-learning program by BR Global School, specially designed for you during the lockdown period. And I am here with class 10th Economics. So, first chapter of the class 10th Economics we have already done, and this is the lesson for the second chapter. And second chapter is the sector of an Indian economy. So, let's start with class 10 Economics, chapter 2. Sectors of an Indian economy. Class 10th Economics Chapter 2 Sectors of Indian Economy Part 1. Before going to the detail of the chapter, you should first understand the title of the chapter. Title is Sectors of Indian Economy. It means in this chapter we are going to talk about Indian economy, our country's economy. First of all, what is economy? Before understanding the meaning of economy, you should know the meaning of economic activities. हमारे आसपास जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हमारे आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, for earning money, for earning profit. Understood? So all the activities that are undertaken with the motive of earning money or profit is called economic activity. Now, economy. The nature and level of economic activities performed by the people of an area would reveal a system by which people of that area earn their living. This system is called economy. What is economy? Economy क्या होती है? एक economy के अंदर किस तरह की economic activities हो रही हैं, किस level की economic activities हो रही हैं, मीन्स वो production किस level पे है और वहाँ के लोग यानी country के लोग कैसे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, क्या सिस्टम है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, इस सारे सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड इकोनॉमी. नाउ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. व्हेन वी लुक अराउंड अस वी फाइंड दैट डिफरेंट पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हमारे आसपास सभी लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं. सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. कुछ एक्टिविटीज़ गुड्स प्रोड्यूस करती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक. ये हमारे आसपास हर टाइम चलती रहती है. कोई ना कोई, हर कोई किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. नॉट ऑन एनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? वन वे ऑफ डूइंग दिस is to group them using some important criteria and these groups are all called sectors. जब हम इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक कॉमन क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कॉमन क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, सारा फैक्ट्री वर्क या इंडस्ट्रियल वर्क हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क हम एक सेपरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में. और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सारी सर्विसेज को हम एक अलग सेक्टर में डाल सकते हैं, डैट इज़ सर्विस सेक्टर. तो ऐसे कॉमन क्राइटेरियाज के बेस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलग अलग सेक्टर्स में ग्रुप किया जाता है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीज ग्रुप्स. नाउ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हैव अ लुक. इन दिस चार्ट यू विल नो द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर वेरियस सेक्टर्स एंड दीज सेक्टर्स आर व्हेन वी ग्रुप देम, व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब. अगर हम काम के बेसिस पे सेक्टर्स बनाते हैं तो दीज सेक्टर्स आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दीज सेक्टर्स दैट वी विल स्टडी इन डिटेल इन द चैप्टर. Basically, I can give you an overview like primary sector, all the agricultural and related work comes under primary sector. Secondary sector, all the manufacturing and industrial work comes under secondary sector. Then tertiary sector,
all the services that are provided by various individual, it comes under territory sectors. Now on the basis of working condition also there are two sectors. Working condition include job security, job benefits and other allowances that should come with a job. So on the basis of job conditions or working conditions, there are two sectors, organized sector and unorganized sector. The third classification of the various economic activities is based on the basis of ownership, कि वो एक्टिविटी की ओनरशिप किसके पास है, वो एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा है. When this activity is provided by private sector means प्राइवेट कंपनीज या अदर इंडिविजुअल्स जब एक्टिविटी कर रहे हैं तो दिस एक्टिविटी कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर. एंड व्हेन द ओनर ऑफ द एक्टिविटी इज गवर्नमेंट and the motive is for the social welfare, then these activities come under public sector. And now we will start with the reading of the chapter so that we have detailed knowledge of this chapter. Start with the chapter reading. Chapter 2, Sectors of the Indian Economy. By now we all are clear about what are economic activities. We can have a look at the pictures and you will see the number of activities are going on, and all these activities are done with the purpose of earning money. So all these activities are economic activities. Now you can see there are different type of activities going on. So how to classify these activities? On some common basis we can classify these activities into different categories. कुछ common criteria के basis पे हम इन activities को अलग अलग groups में define. Economic activities are classified into various categories and these categories are called sectors. Now on the basis of nature of economic activities we can classify it into them three different sectors. Let's see what are these sectors. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example cultivation of cotton. अब आप cultivation of cotton का example लीजिए. Cotton की जो cultivation होती है उसमें main factors जो अपना role play करते हैं cotton की cultivation में, what are they? Land is a natural resource. Then natural factors like rainfall, sunshine and climate. And the product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural product. Why they are natural products? Because we are deriving it from nature. हम इनको बनाते नहीं हैं, ये nature में पहले से ही available है. When we produce a good by exploiting natural resources, अगर हम natural resources को use करके जो भी production कर रहे हैं, it is an activity of primary sector. ये activity primary sector के अंदर आती है. Why primary? अब primary sector का name primary क्यों है? क्योंकि product of these sector are the basis for all other products that we subsequently make. For example, if we take example of biscuit कैसे बनता है? Wheat से. और wheat कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से. और एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं दे आर द बेसिस ऑफ अदर सेक्टर्स, दैट वाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is called agriculture and related sector. तो प्राइमरी सेक्टर को और क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं. क्यों? एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन से मेन प्रोडक्ट्स आते हैं और द अदर प्रोडक्ट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. नाउ सेकेंडरी सेक्टर. फोकस ऑन द वर्ड सेकेंडरी. सेकेंडरी मतलब जो सेकेंड स्टेज पे आता है. तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. अब सेकेंडरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट्स पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है और ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में हो सकती है. तो इट इज़ ए एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर. इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी.
The product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential. अब ये प्रोडक्ट नेचर में अवेलेबल नहीं है. अब बिस्किट नेचुरली नहीं मिलता ना, बिस्किट को हमें उस पर वीट पे प्रोडक्शन करनी पड़ती है. वीट का कुछ प्रोसेसिंग उस पर होती है जो इंडस्ट्रीज़ में होती है या फैक्ट्रीज पे होती है. सो बिस्किट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. The product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, workshop or at home. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or gur. We convert earth into bricks and use bricks to make houses. Now here we have number of examples. For example, अब क्लॉथ कैसे बनता है? कॉटन क्लॉथ. पहले कॉटन को थ्रेड से क्लॉथ बनाया जाता है. शुगर और गुड़ कैसे बनती है? शुगर केन is used as a raw material in the factories and there after processing it is converted into sugar or gur. Now we convert earth into bricks. अब ये bricks ईंटें कैसे बनती हैं? मिट्टी को पकाते हैं उसमें फर्नेस में, तो उससे ब्रिक्स बनती हैं और फिर ये ब्रिक्स कहाँ यूज़ होती हैं? बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होती है. सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज़ का काम है इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं. अब सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर ही एग्रीकल्चर पे बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है. व्हाट आई वांट टू से कि only not industrial sector is dependent on agriculture. Agriculture sector, primary sector is also dependent on industrial sector. How machines, tools that are required in agriculture are the product of industrial sector. So these both sectors are directly related to each other. After primary and secondary, there is a third category of activities that falls under territory sector. On the basis of the nature of activities that are undertaken, third sector is territory sector. तो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसमें थर्ड कैटेगरी कौन से सेक्टर्स की है? टेरिटरी सेक्टर की. अब टेरिटरी सेक्टर्स में वो कौन से एक्टिविटीज़ आती हैं वो देखते हैं. टेरिटरी सेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अबव. टू किन से डिफरेंट है? प्राइमरी सेक्टर से और इंडस्ट्री सेक्टर से. अब डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में भी प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर में भी प्रोडक्शन हो रहा है, बट टेरिटरी सेक्टर्स इन दोनों सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को, इन दोनों सेक्टर्स को फैसिलिटेट करता है. कैसे करता है? लेट्स हैव अ लुक. These are the activities that help in the development of the primary and secondary sector. टेरिटरी सेक्टर के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. ये एक्टिविटीज़, ये इस सेक्टर की एक्टिविटीज़ डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं बट प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल, goods are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shop. अब गुड्स की प्रोडक्शन हो गई, उसके बाद उसको शॉप्स तक पहुंचाना है. कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड इट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स. गुड्स को स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए किस सर्विस की ज़रूरत है? गोडाउन्स की और वेयर हाउसेस की. We also may need to talk to others over telephone or send letters or borrow money from banks to help production or trade. अब प्रोडक्शन और ट्रेड में बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं. फॉर एग्जांपल, जो उसमें हेल्प करती हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, हम बैंक से मनी ले रहे हैं, बैंक से मनी बोरो कर रहे हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी है, बहुत सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज़ दैट जनरेट सर्विसेज rather than goods, the territory sector is also called service sector. क्योंकि टेरिटरी सेक्टर का मेन पर्पस सर्विस प्रोवाइड करना है, तो टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज डेट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. सर्विस सेक्टर्स में वो सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को हेल्प नहीं कर रही हैं. व्हाट आर दीज सर्विसेज? फॉर एग्जांपल, we require teachers, doctors and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers and people do administrative and accounting work. All these persons are providing some sort of services.
तो these services are also part of tertiary sector or service sector. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important due to advancement in technology and the other communication services. Now there are new type of services like internet cafe, ATMs, call centers. These are also important. So till now, on the basis of the nature of activities, we have studied three sectors: primary sectors, that is also called agriculture and related sector, then secondary sector, secondary sector is also called industrial sector, and then third one is tertiary sector, which is also known as service sector. The next topic is comparing these three sectors. What are the three sectors? Primary sector, secondary sector and tertiary sector. Now we will learn how to compare these three sectors. Various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. These three sectors are producing large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. Many number of people are employed in these sectors. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. So, for the comparison, we should comparison का मतलब क्या है कि we should know कि which sector is producing more and in which sector more number of people are employed. So first is to check how much goods and services are produced and second is how many people work in each sector. तीनों sectors में कितने लोग employed हैं और उनकी क्या total production कितनी है. In an economy, there could be one or more sector which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. What does it mean? कि एक economy में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक sector बहुत ज़्यादा contribute कर रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा production हो रही है और कोई एक sector ऐसा है जो जिसकी economy में जो participation है वो बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कि कोई एक सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कम एम्प्लॉयमेंट है और वहाँ पे कम प्रोडक्शन हो रही है. तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट दैट वी विल स्टडी. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि किस सेक्टर में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है. Let's have a look. With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. ठीक है, हो सकता है आप ये सोचो कि हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computer and nails and furniture. कि हम कार्ड्स की भी प्रोडक्शन हो रही है, कंप्यूटर्स की भी प्रोडक्शन हो रही है, फर्नीचर्स की भी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये टोटल प्रोडक्शन को काउंट कैसे किया जाता है. इट वॉन्ट मेक सेंस. ऐसा नहीं हो सकता कि आप टोटल प्रोडक्शन को काउंट कर सको. यू आर राइट इन थिंकिंग सो. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. मीन्स कि 10 कार्स प्रोड्यूस हुई हैं या 100 कार्स प्रोड्यूस हुई हैं, इनका एक्चुअल नंबर काउंट करने की बजाय इन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करना चाहिए कि कार्स की जो टोटल प्रोडक्शन हुई है उसकी कितनी वैल्यू है इंस्टेड ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ कार्स. फर्नीचर जो कितना मैन्युफैक्चर हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है कि व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10,000 kgs ऑफ wheat इज सोल्ड एट ₹8 per kg, द वैल्यू ऑफ wheat विल बी ₹80,000. अगर 10,000 kg ऑफ wheat को सोल्ड किया गया है 8 per kg में तो वैल्यू विल बी 80,000. तो इकोनॉमिक सेज कि 10,000 kg नहीं लेंगे हम प्रोडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने में, बल्कि 80,000 लेगी कि 80,000 वर्थ वीट जो है वो मार्केट में सेल किया गया है. द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स इज ₹10 per coconut, तो इट विल बी ₹50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. तो जो भी
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल होने आता है, उसकी वैल्यू को टोटल किया जाता है टू गेट द प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर सेक्टर। किसी एक सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हुई है वो ऐसे मेजर किया जाता है कि उस सेक्टर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है मार्केट में उसकी फाइनल सेल वैल्यू क्या है। Remember, there is one precaution one has to take. Not every good or service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. तो हर तरह के गुड्स और सर्विसेज को ऐड नहीं किया जाता है टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए, बल्कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for ₹10 per kg. The biscuit company uses the flour and add things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the market to the consumer for ₹60, ₹15 per packet. And biscuits are the final goods that reach the consumer. So it says कि हर प्रोडक्शन को काउंट नहीं किया जाता है, ओनली फाइनल गुड्स को काउंट किया जाता है। अगर आप सोचो कि हर प्रोडक्शन को काउंट करें तो इट विल बी लीड टू डबल काउंटिंग। अब देखो, अब फार्मर ने सेल कर दिया वीट 8 per kg, 8 per kg फार्मर ने सेल कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्राइंड किया, उसको वीट में कन्वर्ट किया, आगे बिस्किट कंपनी को 10 per kg में बेच दिया, और बिस्किट कंपनी ने आगे उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके ₹15 पर पैकेट, टोटल ₹60 में बेच दिया। 1 kg वीट में 4 पैकेट्स बिस्किट बने और उनकी फाइनल वैल्यू क्या हुई 60। तो ओनली दिस ₹60 विल बी काउंटेड, क्योंकि जो मिल वर्कर ने फार्मर से वीट खरीदा और उसने आगे ₹10 में सेल किया, तो इस ₹10 में वो 8 इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड, और बिस्किट कंपनी जो ₹60 में आगे सेल कर रही है उसमें वो ₹10 इंक्लूडेड हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने काउंट किए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने सेल किया है। तो अगर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू ना लेते हुए हर स्टेज पे इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास फॉल्स डाटा आएगा, फेक डाटा आएगा, यानी 60 + 10 70 और 70 + 8 78। तो 78 तो वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू 60 है, इसलिए टोटल प्रोडक्शन काउंट करते हुए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही काउंट किए जाते हैं। Why are only final goods and services counted? क्यों किए जाते हैं? In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in the example are intermediate goods. अब बिस्किट के एग्जाम्पल्स में देखें, फाइनल प्रोडक्ट इज बिस्किट, और वीट फ्लोर जो है इसके इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट्स मीन जो उसकी प्रोसेसिंग में यूज़ हुए हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होती हैं? जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स को बनाने के लिए उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड होती है। Hence the value of 60 for the biscuit already includes the value of flour. तो ₹60 ऑलरेडी उसमें फ्लोर की वैल्यू इंक्लूडेड है। Similarly, value of all other intermediate goods would have been included. इसी तरह बाकी जो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ हुए हैं लाइक ऑयल, शुगर, ये भी उसमें बिस्किट की प्राइस में इंक्लूडेड है। To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct. अगर हम wheat की और flour की अलग अलग वैल्यू भी काउंट करेंगे प्रोडक्शन में, it is not correct because then we would be counting the value of same things in a number of times. हम सेम चीज़ की वैल्यू को कई बार उसमें ले लेंगे। देखो, वीट की भी ऐड किया, फ्लोर का ऐड किया जिसमें वीट का प्राइस इंक्लूडेड है, फिर हमने बिस्किट भी काउंट कर ली जिसमें वीट और फ्लोर भी इंक्लूडेड है। इसलिए काउंटिंग में वो वैल्यू सिर्फ 1 टाइम आनी चाहिए, क्योंकि चीज़ तो एक ही है ना जो प्रोडक्शन हुई ओरिजिनली, इसलिए ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही काउंट किए जाते हैं। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year. एक साल में एक सेक्टर में, in a 1 year per sector, in every sector, the value of final goods and services are called the total production of the sector for that year. एक सेक्टर से कितनी प्रोडक्शन हुई है एक साल में, उस सेक्टर की टोटल जो प्रोडक्शन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको ऐड किया जाता है। And the sum of production in the 3 sectors
प्राइमरी सेक्टर्स की गुड्स का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर की गुड्स का प्रोडक्शन और टेरिटरी सेक्टर्स की सर्विसेज का प्रोडक्शन। इन तीनों की टोटल सर्विसेज का प्रोडक्शन, उनकी फाइनल वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो जो अमाउंट हमें मिलता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। अंडरस्टूड? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर एडेड अप provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the three sectors gives gross domestic product. It is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. GDP यानी gross domestic product shows how big the economy is. gross domestic product से ही पता लगता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है, क्या टोटल स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की। इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग द जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। और इंडिया में ये जीडीपी मेजर करने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collect information related to the total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP। अब ये मिनिस्ट्री क्या करती है? अकेले तो नहीं कर सकती, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अपना डाटा इस मिनिस्ट्री को, इस डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या डाटा होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड देयर प्राइसेस एंड देन दे एस्टिमेट द GDP। तब वो GDP कैलकुलेट करते हैं। This is the end of part 1 of chapter 2. There are 2 more parts of this chapter. Links are given in the description box. Kindly go through it. And if you have any problem related to the topic, ask me in the comment section. Okay? Thank you and have a nice day.